हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो एक आरईओ के सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और निश्चित रूप से इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्रोमोसोम। तो आइए देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में। पहले ये जानते हैं कि क्रोमोसोम होता कहाँ है। तो अगर बुक के डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक यानी कि धागा नुमा संरचना है जो कि न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरह के सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल रहता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, तो उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियोइड के रूप में मौजूद रहता है। इसी तरह से अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक स्पेसिफिक चेम्बर प्रोवाइड किया जाता है क्रोमोसोम के लिए, स्पेसिफिक जगह दिया जा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड रहता है। तो क्रोमोसोम जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो बना होता है डीएनए से। तो यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो उसमें डीएनए जो होता है बहुत ही लंबा और बहुत वास्ट डीएनए होता है। अब सेल को क्या चाहिए कि उस वास्ट डीएनए को पैक्ड करे एक छोटे से रूप में, तो वो डीएनए हमारा कॉइलिंग होकर के कंडेंस्ड होकर के अल्टीमेटली क्रोमोसोम के रूप में उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बना हुआ होता है। और यही क्रोमोसोम ही एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने में मदद करता है। तो कुछ प्रमुख साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रोमोसोम की डिस्कवरी में अपना योगदान दिया है, उनके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि जो क्रोमोसोम की डिस्कवरी है उसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने किया उसका नाम है स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले क्रोमोसोम की डिस्कवरी की। इसके बाद फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हॉफमिंस्टर। हॉफमिंस्टर ने सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा था, और किस में देखा था? पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन ऑफ ट्रेडेस्केंशिया। ट्रेडेस्केंशिया के पॉलन ग्रेन में सबसे पहले हॉफमिंस्टर ने क्रोमोसोम को देखा। इसके बाद टर्म जो दिया वाल्डेयर ने दिया। यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर स्ट्रॉसबर्गर ने डिस्कवरी की थी लेकिन टर्म दिया था वाल्डेयर ने। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुटर एंड बोवरी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है। जीन के बारे में डिस्कवरी होने से पहले मेंडल ने जब बेसिक प्रिंसिपल जेनेटिक्स का दिया तो उसने ये कहा था कि कोई फैक्टर है जो किसी लक्षण को पेरेंट से लेकर के प्रोजेनी तक जाता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का माध्यम कोई एक फैक्टर होता है। उसने ये नहीं कहा कि जीन होता है। बाद में जब डीएनए की डिस्कवरी हुई, डीएनए को प्रूफ किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके पीछे एक्सपेरिमेंट हुआ, हार्शी एंड चेज, अवेरी, मैककार्टी, मैकलुइड जैसे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ किया कि डीएनए ही वो माध्यम है जो लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेकर के जाता है। इसके बाद सुटन एंड बोवरी ने ये डिस्कवर किया कि वो डीएनए और वो जीन जो है क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, यानी जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, और यहीं से शुरुआत हुई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। तो इस तरह से ये प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने क्रोमोसोम के पीछे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आगे देखते हैं ये स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम एक रॉड लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। इसके कुछ प्रमुख पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे सबसे अपर पोर्शन पे ये टीलोमियर होता है। टीलोमियर टेल वाले पोर्शन को कहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्रोमोसोम जब डीएनए जब पैक्ड होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में तो बीच बीच में कंस्ट्रिक्शन होता है, इसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और एक कंस्ट्रिक्शन और होता है जिसको कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ही हमारा सेंट्रोमियर कहलाता है। सेंट्रोमियर केवल हम कहेंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को। इसके बाद जब कॉइलिंग के वक्त ये स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं
क्रोमोमियर्स। इसके बाद आपका जब क्रोमेटिन फाइबर इसमें अरेंज होता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर जो धागानुमा स्ट्रक्चर है क्रोमेटिड में दिख रहा है उसको हम लोग कह देते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा का नाम दिया जाता है। इसके बाद ये लास्ट वाला पोर्शन सैटेलाइट और ये होता है नॉन न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन के नाम से जाना जाता है, जो सेल के न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आगे देखते हैं कैरियोटाइप और आइडियोग्राम के बारे में। तो ये दोनों एक ऐसे फीचर्स हैं जिसके थ्रू क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है। पहले बात करते हैं कैरियोटाइप की। तो कैरियोटाइप होता है फोटोग्राफिक अरेंजमेंट। जब क्रोमोसोम का फोटोग्राफिक अरेंजमेंट किया जाए, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में पाए जाने वाले जितने भी क्रोमोसोम हैं उसको उसका फोटोग्राफ्स और उसको अरेंज किया जाता है उसके साइज के आधार पर, बड़े से छोटा, तो हम लोग उसको कह देते हैं कैरियोटाइप। इसी तरह से आइडियोग्राम हम लोग कहते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्रोमोसोम का डायग्राम बनाया जाता है और ये पता लगाया जाता है उसके बेंडिंग पैटर्न्स का, उसके जीन के लोकेशन का। तो ये सब सारी चीज़ें हमको पता चलता है आइडियोग्राम से। तो इस तरह से ये दोनों दिखता है। यहाँ पर कैरियोटाइप, ये है कैरियोटाइप और ये है आइडियोग्राम। मतलब क्रोमोसोम का शेप, साइज, ये सब की स्टडी हम लोग करते हैं इससे कैरियोटाइप के थ्रू, जो कि हमको मिलता है मेटाफेज में। सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में हम लोग मेटाफेज की स्टेज के थ्रू ही इस क्रोमोसोम के शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी, ये क्रोमेटिड्स यानी कि क्रोमोसोम जो हमारा है वो किस टाइप का क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर का लोकेशन कैसा है, ये सब की स्टडी हम लोग मेटाफेसिक क्रोमोसोम के थ्रू करते हैं और उसको फिर साइज के आधार पर अरेंज कर दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कैरियोटाइप। इसी तरह से आइडियोग्राम में क्या है कि क्रोमोसोम का एक तरह का ये डायग्राम है। इसमें ये पता चलता है कि कौन सा जीन क्रोमोसोम के किस क्रोमेटिड पे पाया जाता है, कहाँ पर स्थित है। बेंडिंग पैटर्न भी देखा जाता है कि क्रोमोसोम में बेंड अगर स्टेनिंग किया जाए तो कहाँ पर कौन सा कलर क्रोमोसोम के द्वारा डिसाइडेड होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैरियोटाइप और आइडियोग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोसोम साइज के बारे में, साइज और नंबर। यहाँ पर स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम जो होता है वो फंजाई में पाया जाता है, मात्र 0.5 माइक्रोन का। उसके बाद लार्जेस्ट क्रोमोसोम जो पाया जाता है वो ट्रिलियम में होता है, 30 माइक्रोन का। फिर जो लेंथ है क्रोमोसोम का वो प्लांट में लंबा होता है एनिमल की तुलना में, और इसी तरह मोनोकॉट प्लांट में क्रोमोसोम की लंबाई ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डाइकॉट प्लांट। अब ये लास्ट पॉइंट कहता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीसीज आर फिक्स्ड एंड मेंटेन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब क्रोमोसोम नंबर किसी भी स्पीशीज में, जैसे ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है 46 क्रोमोसोम, तो उसके प्रोजेनिस में भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी तरह बात करें किसी क्रॉप का, जैसे मेज में 20 क्रोमोसोम पाया जाता है, तो मेज के नेक्स्ट जनरेशन में प्रोजेनियो में भी 20 क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर है हर जनरेशन में फिक्स रहता है, मेंटेन रहता है, और इसका कारण है मियोटिक सेल डिवीजन। मियोटिक सेल डिवीजन में जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है गैमेट फॉर्मेशन के वक्त, वो गैमेट फिर से अपोजिट सेक्स के गैमेट के साथ फ्यूज होता है और क्रोमोसोम नंबर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मेंटेन किया जाता है। फिर देखते हैं यहाँ पर क्रोमोसोम कैसे बनता है, इस चीज़ को इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्रोमोसोम, क्रोमेटिड और क्रोमेटिन, इन चीज़ों में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। इसको हम लोग पहले क्लियर करते हैं कि होता क्या है। एक होता है क्रोमैटिन, दूसरा होता है क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिन क्या है? एक फाइबर है। जनरली ये जो क्रोमेटिन है ये बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से।
डीएनए प्लस प्रोटीन से। यहाँ पर ये जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और यही वो प्रोटीन है जो बेसिक नेचर का होता है और डीएनए को बाइंड करके रखता है। अब आ जाते हैं फिगर की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए है इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, हिस्टोन, और जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्योंकि डीएनए हमारा एसिडिक नेचर का होता है, जैसे हम लोग फुल फॉर्म देखें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और हिस्टोन जो है बेसिक नेचर का होता है। तो इसको एक स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए इस एसिडिक और बेसिक स्ट्रक्चर दोनों आपस में मिलते हैं और एक एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम इस तरह से अरेंज होते चले जाता है। सपोज ये डीएनए है, अब इस डीएनए में आपका ये हिस्टोन प्रोटीन है, अलग अलग जगह से ऐसे क्वाइलिंग होते 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 एक संरचना बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन की ये सारे क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर आपस में अरेंज होते हैं और एक क्रोमेटिड बनाते हैं। क्रोमेटिड क्या है? आर्म्स है क्रोमोसोम का। सपोज हमारा क्रोमोसोम यदि कुछ इस तरह से है तो ये एक क्रोमेटिड कहलाएगा और ये एक क्रोमेटिड कहलाएगा। इसी तरह अगर क्रोमोसोम कुछ इस तरह का हो, 4 क्रोमेटिड्स वाले, तो यहाँ पर ये दोनों कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसको हम लोग कह देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इस तरह से क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स बनते हैं। इसमें हम लोग पी आर्म और क्यू आर्म का नाम दिए, मतलब ये क्रोमेटिड जो है क्रोमोसोम का आर्म है, भुजाएं हैं। और क्रोमेटिन क्या है? डीएनए और हिस्टोन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरह से एक बार फिर से देखते हैं, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक्ड हुआ और हिस्टोन के साथ पैक होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कहा जाता है क्रोमेटिन। यही क्रोमेटिन और कंडेंस्ड होता है, कंडेंसेशन होता है, पैकेजिंग होता है और ये क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। तो इस तरह से क्रोमोसोम का पैकेजिंग होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। पहला टाइप है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम जो है 4 तरह से होता है। पहला है हमारा टीलोसेंट्रिक। यहाँ पर सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल टेल में मौजूद होगा। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर बिल्कुल टेल में मौजूद होता है। इसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में टेल वाले पोर्शन से जस्ट थोड़ा सा नीचे मौजूद होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में। इसके बाद आता है सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा और नीचे की तरफ गया, मतलब सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या नीचे अगर सेंट्रोमियर मौजूद हो तो हम लोग कह देते हैं सब मेटासेंट्रिक। इसके बाद आता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एग्जैक्ट मिडिल में होगा। मिडिल में जब सेंट्रोमियर मौजूद है तो ये कहलाता है मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है नॉट इन ह्यूमंस, ये जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स है ये ह्यूमन बीइंग में नहीं पाया जाता। और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जनरली वाई क्रोमोसोम होता है। इसी तरह से सब मेटासेंट्रिक एक्स क्रोमोसोम होता है और ये ऑटोसोम्स में पाए जाते हैं। वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक नेचर का होता है, एक्स क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक नेचर का होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर कितने हैं क्रोमोसोम में, उसके आधार पर क्रोमोसोम को 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक में जब सिंगल सेंट्रोमियर हो, एक सेंट्रोमियर, तब कहते हैं मोनोसेंट्रिक। इसी तरह से डाइसेंट्रिक में 2 सेंट्रोमियर होते हैं। पॉलीसेंट्रिक में मोर देन 2 से ज़्यादा जब सेंट्रोमियर मौजूद हो तो उसको कहते हैं पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम। और एसेंट्रिक में क्रोमोसोम जो है एब्सेंट, सेंट्रोमियर जो है वो एब्सेंट होता है।
एसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है। तो इस तरह से सेंट्रोमियर के नंबर्स के आधार पर 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। अब ये अलग टाइप है कुछ ऑटोजोम्स और एलोजोम्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक होता है ऑटोजोम, जिसको हम लोग कह देते हैं नॉन सेक्स क्रोमोसोम, और एलोजोम होता है जो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। हम लोग एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग का। जैसे ह्यूमन बीइंग में टोटल 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। 46। अगर इस 46 क्रोमोसोम को एक्चुअल में ऑटोजोम्स और एलोजोम्स में डिवाइड करें तो ये कुछ इस तरह का होता है 44 + XX। अगर ये कंडीशन मौजूद है, डबल X मौजूद है, तो डेफिनेटली ये फीमेल इंडिविजुअल है, और 44 + XY अगर ये कंडीशन आता है तो ये डेफिनेटली मेल का कंडीशन है। इस तरह से क्रोमोसोम जो है 2 भाग में डिवाइड हुआ। तो ये जो 44 क्रोमोसोम है ये कहलाता है ऑटोजोम, और ये बचे हुए जो ह्यूमन बीइंग के या किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कहलाता है एलोजोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब अगर 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन बीइंग में तो ये होता है 23 पेयर्स। मतलब हर एक क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी इस इंडिविजुअल में मौजूद है, और वो कहलाता है होमोलॉगस। होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिसमें जीन कंटेंट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर टाइप का होता है। ये तो वो जो सेट्स होते हैं 2 पेयर ऑफ ऑटोजोम और एलोजोम में डिवाइड रहता है ये। तो जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम है जो बॉडी की संरचनाओं में मदद करती है उसको कहते हैं हम लोग ऑटोजोम्स, और जो सेक्स कैरेक्टर को डिफाइन करेगा, बताएगा कि ये मेल बनना चाहिए या फीमेल बनना चाहिए, वो कहलाता है एलोजोम। तो इस तरह से टोटल जो है हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर भी वेरी करता है। और जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम नंबर स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। थैंक यू।